Hello, very good morning, guys. So, this is lecture number 11 of unit number 2, that is connection. We have already covered the basic details of the welded connection in last 2 to 3 lectures, in which I have already covered the basic concept of types of welding, what is butt weld, what is fillet weld, what is slot weld, and apart from that I have already discussed about what is welding process and how welding is better than riveting connection and bolting connection. And in last lecture I have already discussed about different specifications of welding and important codal provision of welds and important provisions of IS 800-2007. What is the different codal provisions which adopt before weldings. So ये लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं डिज़ाइन स्ट्रेस ऑफ वेल्ड के बारे में। वेल्ड के अंदर में कितना डिज़ाइन स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब भी हमें किसी भी वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालना है तो सबसे पहले हमें डिज़ाइन स्ट्रेस पता होना चाहिए। अगर हमें स्ट्रेस पता हो जाएगा तो अगर हम उसके एरिया से मल्टीप्लाई करें तो हमें उसका स्ट्रेंथ पता चल पाएगा। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा था रिवेटिंग कनेक्शन के अंदर में कि हम लोग क्या करते थे, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते थे। क्या फाइंड आउट करते थे? स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते थे। ओके, ठीक उसी तरीके से वेल्डेड कनेक्शन के अंदर भी हमें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए डिज़ाइन करते समय कि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वेल्डेड कनेक्शन का उसके अंदर में कितना स्ट्रेंथ आएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर आपने प्रीवियस के सारे लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि नहीं तो आपको स्टील स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर स्टील स्ट्रक्चर को समझना है तो आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि अगर आप पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आगे समझ में आ जाएंगी। ओके, सो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं डिज़ाइन स्ट्रेसेस इन वेल्ड्स। ओके, सो डिज़ाइन स्ट्रेसेस इन वेल्ड्स की अगर हम बात कर ले, सबसे पहले हम बात करते हैं बट वेल्ड्स के बारे में। किसके बारे में? बट वेल्ड्स के बारे में। ओके, सो बट वेल्ड्स के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है मैंने लास्ट के लेक्चर में बता दिए हैं कि बट वेल्ड्स क्या होते हैं और फिलेट वेल्ड्स क्या होते हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिज़ाइन स्ट्रेसेस की बात करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न पहला है, बट वेल्ड शैल बी ट्रीटेड एज पेरेंट मेटल विथ ए थिकनेस इक्वल टू द थ्रॉट थिकनेस एंड द स्ट्रेसेस शैल नॉट एक्सीड दोज परमिटेड इन दी पेरेंट मेटल्स। सो इसका मतलब क्या है कि मान लो कि आप वेल्डिंग करने जा रहे हो, अगर मान लो कि आप स्क्वायर बट वेल्ड करने जा रहे हो तो यहाँ पे दो मेटल्स आपने रखा इस तरीके से, स्क्वायर बट वेल्ड करने जा रहे हो इसलिए आपने दो मेटल्स यहाँ पे रखा। उसके बाद आपने जिस मटेरियल से वेल्ड करना है, जो भी आपका मटेरियल है, यहाँ पे आपने फिल्ड किया। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, फिलर मटेरियल रिइंफोर्समेंट को डाला और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वेल्डिंग किया। मान लो ये डबल स्क्वायर वी जॉइंट से है ना, डबल स्क्वायर क्या है, सॉरी डबल स्क्वायर बट जॉइंट से, तो आपने ऐसे वेल्डिंग्स करा। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा थ्रॉट थिकनेस कहलाता है, जितना आपने वेल्ड्स किया है, जो भी आपने वेल्ड्स किया है, जितना थिकनेस का आपने वेल्डिंग किया है, दैट इज कॉल्ड थ्रॉट थिकनेस। मतलब जितने में आपने रिइंफोर्समेंट को डाला है, जितने ने आपने वेल्डेड मटेरियल्स को वहाँ पे क्या किया है, डाला है, उसे हम लोग थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेस है इस मटेरियल्स में, इसके जो पेरेंट मटेरियल्स है उससे ज़्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये जो मटेरियल आप वेल्ड कर रहे हो, जिस मटेरियल से आप वेल्डिंग कर रहे हो, अगर इसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर मटेरियल में परमिट कर दोगे, मतलब मटेरियल में इसे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप कर दोगे तो मटेरियल क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि स्ट्रेस जो होना चाहिए पेरेंट मटेरियल जो हम वेल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं
उसके अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, पहले इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है डिज़ाइन स्ट्रेसेस इन वेल्ड्स का, बट वेल्ड्स के अंदर में। अब अगर फिलेट वेल्ड्स, स्लॉट और प्लग वेल्ड्स की बात करें तो इस केसेस में अगर हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ शैल बी बेस्ड ऑन इट्स थ्रॉट एरिया एंड शैल बी गिवन बाई, जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, थ्रॉट एरिया के आधार पे दिया जाता है। और वो कितना होता है, इसको डिनोट करते हैं FWD। किससे डिनोट करते हैं, FWD। मतलब यहाँ पे क्या कहलाता है, इसको डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड्स। ओके, ये होता है FWN बाई गामा MW। इसकी फार्मूला है, ये आया है IS कोड 800 2007 से। ओके, ये क्या है, FWD इजकल टू FWN ऊपर में और नीचे में क्या है, गामा MW है। ओके, सो याद रखिएगा फिलेट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड्स के केसेस में अगर हम डिज़ाइन स्ट्रेसेस की बात करें, डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो कितना होता है, FWD इजकल टू FWN बाई गामा MW। ये डिज़ाइन स्ट्रेस है। ओके, अब देखो यहाँ पे FWN बराबर क्या होता है, FWN बराबर होता है FU बाई √3। कितना होता है, FWN इज इक्वल टू FU बाई √3। ओके, ये हो गया, FU हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई में √3। अब FU की वैल्यू हम कितना लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, ये हम डिज़ाइन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे FU जो होता है ये स्मॉलर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड और द पैरेंट मेटल्स। ओके, मतलब जो आप वेल्ड कर रहे हो, उसका और जो आपका पेरेंट मेटल है, ठीक है, पेरेंट मेटल है, उसमें से जो स्मॉलर होगा उसको हम FU कंसिडर करते हैं। यानी FU इक्वल टू स्मॉलर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड ऑफ द पेरेंट मेटल, है ना। वेल्ड हो गया, वेल्ड का जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, या फिर पेरेंट जो मेटल, आप जिस मेटल को कनेक्ट करके वेल्डिंग करने जा रहा है उसका जो स्ट्रेंथ है, उस दोनों में से जो कम होगा उसको हम FU की वैल्यू एज्यूम करेंगे। मान लो कि आपने वेल्ड करने किया और वेल्ड करने के लिए आपका ये पेरेंट मेटल्स है ना, ये पेरेंट मेटल्स है। और आप वेल्डिंग करने जा रहे हो, ये मेटल्स आपने वेल्ड्स किया यहाँ पे डबल कवर बट जॉइंट से, तो इस दोनों में से एक तो क्या हो गया, एक कौन सा मेटल हो गया, एक पेरेंट मेटल्स हो गया, और एक मेटल जिससे आप वेल्डिंग करो, क्योंकि वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को ऐड करके यहाँ पे मेटलर्जिकल बॉन्ड के थ्रू ऐड करते हैं, तो एक जिससे हम वेल्ड कर रहे हैं वो हो गया। अब इस दोनों में से जिसका वैल्यू कम होगा उसको हम लोग FU की वैल्यू एज्यूम करेंगे। ओके, समझ गए। अब गामा MW क्या है, ये है पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर वेल्ड मटेरियल्स। क्या है, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर वेल्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट वेल्ड्स के लिए हम लोग इसकी वैल्यू लेते हैं 1.25। कितनी लेते हैं, 1.25। और अगर हम फील्ड वेल्ड की बात करें तो ये वैल्यू लेते हैं हम लोग 1.5। याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉफ्ट वेल्ड के लिए हम गामा M की वैल्यू लेते हैं 1.25, और अगर हम फील्ड वेल्ड्स की बात करें तो इसमें लेते हैं 1.5। तो क्वेश्चन उठता है कि हम सॉफ्ट वेल्ड्स के लिए 1.25 कम लेते हैं जबकि फील्ड वेल्ड के लिए ज़्यादा लेते हैं। देखिए, सॉफ्ट वेल्ड्स के अंदर में प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल होता है, ये प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के साथ वहाँ पे काम किया जाता है, इसलिए वहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं। जबकि फील्ड में सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है, वहाँ पे कोरोजन के चांसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग वेल्ड मटेरियल्स के केस में वहाँ पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं। ओके, आई होप कि आपके ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। The following provisions are made in the code for the fillet welds applied to the edge of a plate or sections। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस है जो कि फिलेट वेल्ड्स के लिए हैं। देखो, इफ़ अ फिलेट वेल्ड इज to the square edge of a part, the specified size of the weld should generally be at least 1.5 mm less than the edge thickness. That is very important point and that is very important codal provision of IS 800 2007। इसको एकदम आप याद रखिएगा, 1.5 mm less than the edge thickness। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि आप जो वेल्ड्स करने जा रहे हो, मान लो कि आपका जो पेरेंट मेटल्स है, ये मेटल्स आपका है, ये वाला, ये दोनों को कनेक्ट किया है, तो जितना आप वेल्ड करने जा रहे हो, जो थिकनेस लोगे, टोटल जो एज का थिकनेस है उससे 1.5 mm कम। मान लो कि 5 mm का आपका है
एज का थिकनेस। तो आप जो वेल्ड करने जा रहे हो कितना होना चाहिए 5 माइनस, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कितना घटाना है 1.5 mm, ठीक है, याद रखिएगा 5 माइनस 1.5। ओके, मतलब जो फिलेट वेल्ड्स का साइज होगा वो क्या होगा, जो एज का थिकनेस है उससे 1.5 mm कम, ये मिनिमम साइज है एकदम, इतना होना चाहिए, ठीक है। ओके, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 5 mm एज का थिकनेस है तो वेल्ड का साइज जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2.5 mm, अगर घटा देते हैं 5 में से 1.5 को तो सॉरी 3.5 यानी 3.5 mm से कम वेल्ड का साइज नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपने इस कोडल प्रोविजंस को समझा होगा। नेक्स्ट प्रोविजंस, इफ फिलेट weld is to be rounded toe of a rolled section, the specified size of the weld should generally not exceed 3/4 of the thickness of the section at the toe. That is very important. 3/4 of the thickness of the section at the toe. So what does it mean? इसका क्या मतलब है? देखिए, स्टील स्ट्रक्चर ऐसा सब्जेक्ट है, मैं स्टूडेंट्स में आपको बता देता हूँ, बहुत लोग ये तक नहीं समझ में आता है कि उसमें बोला क्या जा रहा है, उसमें कहा क्या जा रहा है। इस चीज़ को समझना ही टफ हो जाता है कि उस चीज़ में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है और हमें आंसर्स क्या करने हैं और क्या क्या टर्म्स है इसमें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस सब्जेक्ट को अगर आसान बनाना है, अगर आपको इस सब्जेक्ट को इजीली समझ में आना चाहिए, इस तरीके से बनाना है, सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, मोर एंड मोर और मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, मोर एंड मोर मेमोराइज द फॉर्मूला। ओके, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे राउंडेड टो की बात की जा रही है, तो मान लो कि यहाँ पे ये सेक्शंस जो है, ये सेक्शन जो है हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एल सेक्शन की, इस तरीके से एल सेक्शन है। ओके, एल सेक्शन है। अब राउंडेड टो का क्या मतलब होता है? देखो, एक तो सेक्शन इस तरीके से हो सकता है और एक सेक्शन हम बात करें, एक सेक्शन की अगर हम बात करें तो एक होता है इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, अब डिफरेंसेस क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे राउंड किया गया है, यहाँ पे टो के पास में राउंड किया गया है, और यहाँ पे क्या है, सीधे यहाँ पे वर्टिकल है। तो इस केसेस में बोला जा रहा है, इस केसेस में बोला जा रहा है राउंडेड टो के केसेस में। ओके, अब यहाँ पढ़ो, इफ फिलेट वेल्ड इज टू बी द राउंडेड टो ऑफ रोल्ड सेक्शन, ये राउंडेड टो है रोल्ड सेक्शन का। द स्पेसिफाइड साइज ऑफ द वेल्ड शुड जनरली नॉट एक्सीड, देखिए स्पेसिफाइड साइज जो वेल्ड का है ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना 3/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द सेक्शन एट द टो, यानी जो टो का थिकनेस है अगर टी है तो यहाँ पे 3/4 ऑफ टी से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कोडल प्रोविजंस है, बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहीं से निकल करके आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोड से ली गई हैं, ये सारी चीज़ें कोडल प्रोविजंस है। ओके, सो याद रखिए, अगर राउंडेड टो की बात की जाए तो वहाँ पे जो है आपकी जो थिकनेस है, जो वेल्ड की थिकनेस है वो 3/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द सेक्शन ऑफ द टो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, ये दूसरी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, जो भी हम बता रहे थे वही चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। इस फिगर में देखिए, ये है ना 3/4 ऑफ द क्या है, टो है, यहाँ पे राउंडेड एज है, यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया थे भी। अब नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस है, इन मेंबर्स सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोडिंग्स, कोई भी मेंबर जिसमें डायनेमिक्स लोड आ रहा है, डायनेमिक्स लोड कहने का मतलब है, आपने ब्रिजेस पे देखा है ना, ब्रिजेस पे क्या होता है कि वहाँ पे डायनेमिक्स लोड हमेशा आते रहते हैं। अगर मान लो ट्रेन का, रोड ब्रिजेस की बात करें जहाँ पे ट्रेन का मूवमेंट होता है वो भी डायनेमिक लोड्स है, जहाँ पे यहाँ पे रोड में जो ब्रिजेस होता है वो भी डायनेमिक लोड्स है। तो कहने का मतलब है जितने भी सारे डायनेमिक्स लोडिंग्स वाले कंडीशंस हैं वहाँ पे क्या करना होता है, द फिलेट वेल्ड शैल टू बी फुल साइज विथ इट्स लेग लेंथ इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स। मतलब जहाँ पे भी डायनेमिक लोडिंग का कंडीशंस है वहाँ पे जो हम हैं जो फिलेट वेल्ड का जो साइज लेते हैं, फुल साइज लेते हैं, मतलब जितना उसका थिकनेस है उसका पूरा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल थिकनेस लिया गया है, यहाँ पे भी टोटल लिया गया है। अब देखिए ये डिजायरेबल है और ये एक्सेप्टेबल है। अब देखिए क्या है, रिड्यूस थ्रॉट थिकनेस नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस को कम कर दिया गया, बट यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक्स लोडिंग की कंडीशन है, और डायनेमिक्स लोडिंग के कंडीशंस में हमें थ्रॉट थिकनेस जितना थिकनेस है टोटल लेना पड़ता है। ओके, आई होप कि आपके ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
end fillet weld normal to the direction of the force shall be of unequal size with throat thickness not less than 0.5 t। यानी कि जो end fillet weld है, end fillet weld के केस में अगर मान लो कि नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है, मान लो कि ये आपका वेल्ड्स है और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, यही जनरली तो यही फोर्स आता है। तो इस केसेस में जो होता है थ्रॉट थिकनेस 0.5 टी से कम नहीं होना चाहिए, 0.5 टी, जहाँ पे ठीक है थिकनेस ऑफ द प्लेट्स है। ओके, सो ये चीज़ें थी यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस। अब देखिए लास्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिडक्शन इन डिज़ाइन स्ट्रेसेस फॉर लॉन्ग जॉइंट्स, व्हाट डज इट मीन, इसके क्या मतलब से। अब देखिए हर चीज़ का मतलब होता है, जो भी चीज़ यहाँ लिखा गया है वैसे नहीं लिखा गया है, समझना है तो हर चीज़ का मतलब है, नहीं समझना है तो फिर कोई भी बात नहीं है। ओके, रिडक्शन इन डिज़ाइन स्ट्रेसेस फॉर लॉन्ग जॉइंट्स। देखिए कभी कभी क्या होते हैं, जॉइंट्स लंबे हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग जॉइंट्स को कनेक्ट करना पड़ता है वेल्डिंग्स के थ्रू, तो वहाँ पे नंबर ऑफ वेल्ड्स जो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मान लो कि आपने एक मेंबर्स यहाँ पे है, एक मेंबर्स यहाँ पे है, इस तरीके से n नंबर्स ऑफ मेंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप यहाँ पे क्या करते जा रहे हो, वेल्ड्स करते जा रहे हो। क्या करते जा रहे हो स्टूडेंट्स, वेल्ड करते जा रहे हो। तो यहाँ पे मान लो वेल्डेड जो जॉइंट्स है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब किसी भी चीज़ों में जॉइंट्स अगर ज़्यादा होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ जॉइंट्स ज़्यादा होगा तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है घट जाता है स्टूडेंट्स, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है। मान लो कि आप एक रस्सी ले रहे हो, एक रस्सी की एग्जांपल लेते हैं, एक रस्सी ले रहे हो 20 मीटर लंबा है ना, 20 मीटर। अब उस रस्सी में बहुत ज़्यादा जगह पे जॉइंट्स है, एक यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत जगह पे जॉइंट्स है। और मान लो एक रस्सी जो कम्प्लीटली पूरा एक सिंगल है, उतना ही लेंथ का, जितना लेंथ इसका था उतना ही लेंथ इसका भी है, तो किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इस वाले का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं है। इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो लॉन्ग जॉइंट्स होते हैं, तो लॉन्ग जॉइंट्स में क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और कितना कम होगा ये डिपेंड करता है रिडक्शन फैक्टर पे। अब रिडक्शन फैक्टर एज पर कोड कितना लेते हैं मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बस अभी आप इतना समझो कि जॉइंट्स अगर लंबे हो जाते हैं तो नंबर ऑफ वेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ वेट्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे रिडक्शन हो जाता है डिज़ाइन स्ट्रेसेस के अंदर में। कितना होता है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सो इफ़ द लेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट्स LJ इज़ ग्रेटर दैन 150 टाइम्स ऑफ T, अगर लेंथ ऑफ जॉइंट्स जो है, LJ मतलब लेंथ ऑफ जॉइंट्स अगर 150 टाइम्स ऑफ T से ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे T क्या है, थ्रॉट थिकनेस है, क्या है, वेयर T इज द थ्रॉट थिकनेस। ओके, सो द डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ वेल्ड FWD को डिज़ाइन कैपेसिटी से या डिज़ाइन स्ट्रेस से डिनोट करते हैं, शैल बी रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर, उसको घटा देते हैं। कितने से घटाते हैं, ये होता है 1.2 माइनस 0.2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ जॉइंट्स डिवाइडेड बाई में 150 टाइम्स ऑफ T, जहाँ पे T इज द थ्रॉट थिकनेस, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए। सो ये रिडक्शन फैक्टर है अगर आपके जॉइंट्स लंबे हैं। सो दैट्स ऑल आर द कोडल प्रोविजंस एंड इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन स्ट्रेस क्राइटेरिया फॉर वेल्डेड कनेक्शंस। So that's it for this lecture. So if you guys are actually enjoying this session, so kindly subscribe my channel. So thank you everyone for watching this session. God bless you all.